हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हमने अपने चैनल पर एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से हमने शुरू किया है और हम पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। हिंदी में कहते हैं पृथ्वी की गतियाँ। बिना किसी देरी के हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है हमारी अर्थ के दो टाइप्स के मोशन हैं। एक तो है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन को हिंदी में हम कहते हैं घूर्णन और रिवॉल्यूशन को हिंदी में हम कहते हैं परिक्रमण। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो हमारी अर्थ के एक्सिस पे जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हमारी अर्थ घूम रही है, उसी को हम कहते हैं रोटेशन। पृथ्वी का अपने अक्ष यानी कि एक्सिस पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो जैसा कि हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, हमारे सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, एक फिक्स्ड पाथ यानी कि ऑर्बिट पर घूम रहे होते हैं। तो उसी को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। हमारी अर्थ का एक्सिस जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, बट एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और एक्सिस 66.5 डिग्री, यहाँ पे को कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है विद हमारी अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट का मतलब कक्ष होता है हिंदी में, और जो प्लेन यानी जो समतल बनाया जाता है इस ऑर्बिट के द्वारा, उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन यानी कि कक्षीय समतल। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है हमको क्लियरली, बुक्स में भी दिया है ये डायग्राम आपकी। तो हमारी अर्थ का इंक्लिनेशन एंड अर्थ्स एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। तो ये है अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, और ये दिखा रहा है हमको एंगल 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है हमारी अर्थ के एक्सिस का विद द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। आई होप आपको इस डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझने में इजी रहा होगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी को लाइट मिलती है किससे? सन से, यानी कि सूर्य से। और हमारी पृथ्वी का कैसा शेप है? स्फेरिकल शेप है, संतरे जैसा आकार है, मैंने बताया था पहले भी। तो आधा हिस्सा ही हमारी अर्थ का लाइट रिसीव कर पाता है सन से एक पर्टिकुलर समय पर। ये कहाँ पे दिखा रहे हैं? फिगर पे दिखा रहे हैं। तो चलिए फिगर पे देखते हैं। 3.2 ये है। तो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। तो एट अ टाइम पृथ्वी का आधा हिस्सा ही, मतलब इतना एरिया में ही सन की रोशनी पहुंच पा रही है और बैक साइड में अंधेरा है। यही कहना चाह रहे हैं, यही बता रहे हैं ऊपर की उस लाइन में। जो पोर्शन हमारी अर्थ का जिस पोर्शन में सनलाइट पहुंच रही है, तो वहाँ तो दिन हो रहा होगा और दूसरे अदर हाफ में रात हो रही होगी ऑब्वियसली। तो जिस साइड में रोशनी पहुंच रही है, जिस साइड सनलाइट पहुंच रही है, उस साइड हो रहा है दिन, और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड होगा हमारी रात। और जो सर्कल डिवाइड करता है डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये नीचे इमेज में भी दिखाया है, दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब ये पर्टिकुलर एक सर्कल है जहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया में दिन है और इधर वाले एरिया में नाइट है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। और ये जो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये हमारी अर्थ के एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता है। ये है ना ये है हमारी अर्थ का एक्सिस, और ये है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं आपस में, अलग हैं एक दूसरे से। और ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ को ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन पूरा करने में अपने एक्सिस के अराउंड, मतलब 24 घंटे लगते हैं। तो हमारा पूरा एक दिन 24 घंटे का होता है।
और द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। मतलब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं अर्थ डे या फिर एक पृथ्वी दिन। और यही हमारी अर्थ का डेली मोशन है, मतलब डेली होती है ये चीज़। सो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो क्या होता? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सिंपल है, जो अर्थ का हिस्सा, जो पोर्शन हमारी अर्थ का सन को फेस कर रहा है, ये हमारी अर्थ है, बहुत ही गंदी बनी है जो। और सपोज इधर से सन है, सन की रोशनी आ रही है और इस पर्टिकुलर हिस्से में सनलाइट ही रहेगी हमेशा, ठीक है। जो हमारी अर्थ का पोर्शन सनलाइट को फेस कर रहा है, जहाँ सनलाइट हमेशा पड़ रही है, वो हमेशा दिन एक्सपीरियंस करेगा और बहुत गर्मी रहेगी इस रीजन में। और दूसरे वाले एरिया में, यानी कि इस वाले एरिया में हमेशा अंधेरा रहेगा और बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, क्योंकि सन की किरणें नहीं पहुंच पा रही है वहाँ तक। तो ऐसी सिचुएशन में लाइफ सस्टेन कर पाना, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती है इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस पे। सो अब हम जानेंगे हमारे अर्थ के दूसरे मोशन के बारे में, जो कि है रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण। सो हमारी अर्थ को एक्चुअल में 365 डेज और 6 आवर्स, मतलब 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक पूरा रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने में, ठीक है। बट हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इन 6 आवर्स को तो इग्नोर कर देते हैं और अब हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा एक पूरा साल कितने दिन का है, 365 डेज का है। इन 6 घंटों को हम इन 365 डेज में ऐड नहीं करते हैं। सो उन बचे हुए 6 आवर्स को हम कैसे मैनेज करें? हम उनको कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हर 4 सालों में हर वर्ष के बचे हुए, यानी कि हर साल के बचे हुए 6 घंटों को मिलाकर एक दिन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो पहले वाले साल के बचे हुए आपके 6 घंटे, फिर दूसरे वाले साल के बचे हुए आपके 6 घंटे, तीसरे वाले साल के बचे हुए आपके 6 घंटे और चौथे वाले वाले साल के बचे हुए आपके 6 घंटे, मिलके आपको कितने घंटे मिल गए? 24 आवर्स मिल गए। और 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, ठीक है। तो हमें अब ये जो एक्स्ट्रा दिन मिल गया है इन 4 सालों के हर 6-6 घंटे को ऐड करके, वो दिन कहाँ ऐड होगा? दैट विल बी एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। दस एवरी 4th ईयर फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज। तो हर चौथे साल में फेब्रुअरी जो है, हमारा फरवरी का महीना, 29 डेज का होता है, 28 दिन का नहीं होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे फेब्रुअरी में 28 डेज होते हैं, बट जिस साल में 366 डेज होते हैं, उस साल में फेब्रुअरी के महीने में 29 डेज होते हैं और 366 डेज वाले ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। और अब अगला लीप ईयर कब है? दैट इज इन 2024, यानी कि जो अब साल आने वाला है, नया साल जो आने वाला है, वो हमारा लीप ईयर वाला साल है। उसमें फेब में 29 डेज होंगे। सो अब यहाँ कह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इमेज में देखना है, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी अर्थ का ऑर्बिट जो जो है वो इलिप्टिकल है, ऐसे है, सर्कल नहीं है, ठीक है, गोल नहीं है। इलिप्टिकल मतलब दीर्घ वृत्ताकार पथ, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पूरे के पूरे ऑर्बिट में, मतलब अर्थ किसी भी जगह पे हो, बी इट हियर और हियर, कहीं पे भी हो, वो एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड है, ठीक है, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ है। हमारी अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसी वजह से हमको एक पूरे साल में अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यूजुअली एक साल में समर सीज़न होगा, विंटर होगा, स्प्रिंग होगा और ऑटम सीज़न हमें देखने को मिलेगा, यानी कि गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु, ये सब सारे सीजन्स होते हैं, ठीक है। और सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो अब हम जानेंगे कैसे क्या होता है।
सो अब इस पेज में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फिगर 3.3 का, तो हम इमीडिएटली उसी फिगर पे चलते हैं और मैं भी आपको वहीं से सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी और आप अपनी बुक्स में इस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे पेज को देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इस डायग्राम को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 21 जून के टाइम पे, 21 जून के अराउंड हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि हमारा उत्तरी गोलार्ध टिल्टेड है हमारे सन की तरफ। ये हमारा इक्वेटर है और इक्वेटर से ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि सन की तरफ थोड़ा टिल्टेड है। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि हमारी कर्क रेखा पर सन की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं और इस वजह से ये एरिया में ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है ये एरिया। और पोल्स के पास वाला एरिया कम हीट रिसीव करता है क्योंकि वहाँ सन की किरणें जो होती हैं, हमारी सूर्य की किरणें जो होती हैं वो स्लांटिंग पहुँचती हैं, तिरछी पहुँचती हैं, इस वजह से उतना अच्छे से हीट रिसीव नहीं करते वो रीजन। और हमारा नॉर्थ पोल भी क्योंकि इंक्लाइंड है सन की तरफ, तो आर्कटिक सर्कल से बियॉन्ड वाला रीजन, मतलब ये हमारा आर्कटिक सर्कल, इससे ऊपर वाला रीजन जो है वहाँ हमें कंटिन्यूसली 6 महीने तक डे लाइट एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। अब कंटिन्यूसली डे लाइट 6 महीने तक का ये मतलब नहीं कि बहुत ब्राइट सन होगा, बहुत तेज़ धूप आ रही हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट सन अपने होराइजन से बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं आता, बहुत हल्का-हल्का दिखता है हमें, हल्की धूप दिखती है, बहुत ओवरहेड नहीं पहुँचता है, बहुत ज़रा-सा ऊपर होता है अपने होराइज़न से। तो बहुत बिल्कुल ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग अपने एरियाज़ में धूप देखते हैं, वैसी नहीं होती है, बहुत हल्की होती है और 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यूअस होती है। एंड बिकॉज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का लार्ज पोर्शन मतलब इक्वेटर से ऊपर, ये हमारा इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर वाला रीजन लार्ज अमाउंट में सन की लाइट को रिसीव कर रहा है, तो इस रीजन में होगा समर सीजन। और इन प्लेसेस में 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा और रात सबसे छोटी होगी। और सदर्न हेमिस्फेयर में इस समय क्या कंडीशंस हो रही होंगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में हर चीज़ इसकी उल्टी चल रही होगी, मतलब जैसा हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कंडीशंस हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फेयर में चल रहा होगा और वहाँ विंटर हो रहे होंगे। वहाँ रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। और हमारी अर्थ जब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होती है तो उसे हम कहते हैं समर सोलिस्टिस। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि 22 दिसंबर के अराउंड अर्थ की पोजीशन क्या होती है और कंडीशंस कैसी रहती हैं। सो इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी हमारी मकर रेखा पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही होती है। तो ये हमारा इक्वेटर है और इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर फेस कर रहा है अभी सन को और इस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले में समझा 21 जून के टाइम सेम कुछ वैसी ही कंडीशंस अभी सदर्न हेमिस्फेयर पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो सदर्न हेमिस्फेयर का लार्जर पोर्शन ग्रेट अमाउंट में लाइट रिसीव कर रहा है, इस वजह से यहाँ इस टाइम पे समर सीजन होगा। यहाँ दिन लंबे होंगे और रात छोटी होगी और इसका ठीक रिवर्स कहाँ हो रहा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मतलब हमारे उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल विपरीत कंडीशंस होंगी। और अर्थ की इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस यानी कि दक्षिण अयनांत। और हम लोग तो क्रिसमस अभी सेलिब्रेट करेंगे 25 दिसंबर को, हमारे यहाँ उस समय जाड़े चल रहे होते हैं, बट सदर्न हेमिस्फेयर में तो गर्मियाँ चल रही हैं। तो बेसिकली क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया की साइड सेलिब्रेट होता है समर सीजन में। सो अब हम 21 मार्च और 23 सितंबर के अराउंड अर्थ की क्या पोजीशन होती है और कौन सा सीज़न चल रहा होता है ये भी जान लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती हैं, दोनों कंडीशंस में, मतलब इस पोजीशन में भी जब अर्थ होगी तब भी डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर सनलाइट पड़ रही है और इस पोजीशन में भी जब अर्थ होगी तब भी डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर सनलाइट पड़ रही है। इस समय दोनों में से कोई भी पोल्स, ना ही नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल टिल्टेड है सन की तरफ, तो पूरी अर्थ में
इक्वल दिन और रात हो रहे होते हैं, और इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स, या फिर विषुप कहा जाता है इसे हिंदी में। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, यानी कि ऑटम सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और स्प्रिंग सीजन हो रहा होता है सदर्न हेमिस्फेयर में उसी पर्टिकुलर टाइम पे। और ठीक इसका ऑपोजिट केस होता है 21 मार्च के समय, जिस समय हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग सीजन होता है, यानी कि वसंत ऋतु, और ऑटम उस समय चल रहा होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। सो यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है, और हमने इसमें ये जाना कि दिन और रात होने के पीछे रीज़न है अर्थ का रोटेशन, और सीजन्स क्यों होते हैं, वो होते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और आप और कई सारी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।